Ignited Minds Tutorials, a renowned educational platform, has recently shared an enlightening video on the Indian Constitution. This video, specifically tailored for Class 8 CBSE students studying Social Science (SST), serves as a comprehensive knowledge explanation. The Indian Constitution, a remarkable document, embodies the fundamental principles and values upon which our nation is built. It was adopted on November 26, 1949, and came into effect on January 26, 1950, marking a significant milestone in India's history. The video delves into various crucial aspects of the Indian Constitution, making it a valuable resource for young learners. It covers essential topics like the preamble, fundamental rights, directive principles of state policy, and fundamental duties. In a simple and engaging manner, it breaks down complex concepts, ensuring a clear understanding for students. Understanding the Indian Constitution is essential as it lays the foundation for our democratic nation. Through this video, students can explore the principles of justice, liberty, equality, and fraternity, which are ingrained in our constitutional framework. By providing a comprehensive explanation of the Indian Constitution, Ignited Minds Tutorials equips students with the knowledge to appreciate and actively participate in the democratic processes of our country. This video acts as a guiding light for Class 8 CBSE students, ensuring a solid understanding of the Indian Constitution and its significance in shaping our nation. ओके पीपल, यहाँ पे हम अपने राइट्स देख रहे थे येस्टरडे. सो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स क्या क्या होते हैं. देखिए, कल्चरल राइट्स मतलब ये होता है कि आप अपना कल्चर ऑब्जर्व कर सकते हैं. ठीक है, अपना कल्चर ऑब्जर्व कर सकते हैं मतलब हर एक का एक रिलीजन होता है और रिलीजन के हिसाब से उसका खुद का कल्चर होता है. सो एवरीबडी हैज़ गॉट द फ्रीडम टू ऑब्जर्व देयर कल्चर. और एजुकेशनल राइट क्या होता है, हर एक को एजुकेशन का राइट है. ठीक है, जैसे अगर कोई स्कूल में एडमिशन पाना चाहता है तो हम उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. नहीं भाई, तुम्हारा एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ योर कास्ट और ऑन द बेसिस ऑफ योर जेंडर और ऑन द बेसिस ऑफ योर रिलीजन तुम्हारा एडमिशन नहीं होने वाला. ऐसा नहीं कर सकते. ठीक है, ओके. सो देयर आर सम कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स. द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल माइनॉरिटीज, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक. माइनॉरिटीज मतलब जिनकी तादाद कम हो, जो कम तादाद में हो. रिलीजियस मतलब जितने भी रिलीजन्स हैं. ठीक है, और लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक मतलब क्या होता है, भाषा का भेद. ठीक है, अलग अलग भाषाओं बोलने वाले. ठीक है, ओके. कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. ये अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं. कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर. अपने कल्चर को डेवलप करने के लिए खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं. जैसे अगर आप देखोगे, पिल्लई कॉलेज है पनवेल में. ठीक है, इट्स बेसिकली कॉलेज विच सपोर्ट्स द एजुकेशन ऑफ साउथ इंडियंस. ठीक है, जैसे आपका खालसा कॉलेज है. ठीक है, खालसा कॉलेज बेसिकली पंजाबीज को सपोर्ट करता है. तो ये सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपने अपने ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन. गवर्नमेंट इज़ एब्सोल्युटली ओके विद इट. आप देखोगे अगर मॉस्क्स में आपके मदरसा होते हैं, मदरसा में एजुकेशन होता है. ठीक है, सो ये सारे एजुकेशंस जो हैं माइनॉरिटीज़. तो देखो, जैसे खालसा कॉलेज जो है वो पंजाबियों के लिए मुंबई में. तो मुंबई में पंजाबी लोग थोड़े माइनॉरिटी में हैं, इसलिए उनके एजुकेशन के लिए एक कॉलेज. ठीक है, सो इट कैन एब्सोल्युटली बी डन. ठीक है, सो कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. ये लिख लीजिए भाई साहब. द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल माइनॉरिटीज, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक. ठीक है, माइनॉरिटीज, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस.
डन डन डन, ठीक है। सो कोई भी अपने माइनॉरिटीज रिलीजियस लिंग्विस्टिक ग्रुप को प्रमोट करने के लिए अपने अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। दे कैन बेसिकली स्टैब्लिश देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ओके, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देखो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी समझ लो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ आपके 1951 में, है ना। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया, अभी अपन है 2024 में, ठीक है। इस टाइम पे हमारा इंटरनेट नहीं था, इस टाइम पे साइबर क्राइम जैसी कोई चीज़ नहीं थी, इस टाइम पे भाई साहब साइबर बुलिंग नहीं था, ठीक है। साइबर बुलिंग का मतलब समझते हो, राइट। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक दूसरे को एक दूसरे के अगेंस्ट में बोलना, एक दूसरे को तिरस्कार करना, एक दूसरे का अपमान करना, ठीक है। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पब्लिक प्लेटफॉर्म्स होते हैं, अगर आप किसी को टारगेट कर रहे हैं तो दैट इज इलीगल। तो आप सोचिए उस टाइम पे इंटरनेट नहीं था, उस टाइम पे भाई साहब ये सब चीज़ें नहीं थी। जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो साइबर क्राइम के लिए कोई प्रोविजन नहीं था, ऑब्वियसली। आज है, ठीक है, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, साइबर क्राइम्स के बहुत सारे मोड्स एंड मीन्स आ गए हैं। तो इज देयर अ नीड टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर दीज थिंग्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन? द आंसर इज यस भाई साहब, क्योंकि आपका जैसे जैसे ज़माना चेंज होता जा रहा है वैसे वैसे चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, और जैसे जैसे चीज़ें चेंज होती जाएंगी वैसे वैसे न्यू लॉज आने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा भाई साहब, हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स लाते हैं। अमेंडमेंट्स मतलब चेंजेस। ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बार लिख के थोप दिया तो भाई साहब वही फॉलो करना है। पीरियोडिकली क्या होता है, आपके चेंजेस इनिशिएट होते हैं, ठीक है। तो देयर आर चेंजेस विच आर इनिशिएटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज पर द, so this allows citizens to move the court if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state, ठीक है। तो एक तो होता है अमेंडमेंट, दूसरा होता है भाई साहब रेमेडी। ये हो गया आपका अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कराना। रेमेडी मतलब क्या होता है, तो समझ लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको कोई अधिकार दिया है जिसका उल्लंघन हुआ है, ठीक है। कोई फंडामेंटल राइट है जिसका भाई साहब वायलेशन हुआ है, किसी ने किया है, तो अब क्या, तो अब ये कि आप भाई साहब कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। अगर किसी ने भी किया, किसी दूसरे इंडिविजुअल ने किया, गवर्नमेंट ने किया, किसी ने भी किया, एनीबडी, ठीक है, कहीं से भी अगर आपका वायलेशन हुआ है, इफ एनी काइंड ऑफ वायलेशन हैज हैपेंड यू कैन गेट अ केस फाइल्ड, आप भाई साहब केस फाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है। ओके, दिस अलाउज सिटीजंस टू मूव टू द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट। अगर कोई आपका फंडामेंटल राइट है जो वायलेट हुआ है बाय द स्टेट, तो आप कोर्ट में उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं, ठीक है। You can basically appeal in the court against it, ठीक है। In addition to fundamental rights, the Constitution has also a section called Directive Principles of State Policy. अब ये भाई साहब Directive Principles of State Policy क्या होता है? The section was designed by the members of the Constituent Assembly to ensure greater social and economic reform, to serve as a guide to the independent Indian state to institute laws, policies that help reduce the पॉवर्टी ऑफ द मासेस, ठीक है। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। इनका पर्पस क्या था, व्हाट वाज द पर्पस, ये लिख लीजिए भाई साहब। व्हाई वर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यहाँ पे आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, दीज आर नोन एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनका रीजन क्या क्या है, देखो, ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, ज़्यादा सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म, रिफॉर्म मतलब चेंज होना, to serve as a guide to the independent Indian state to institute laws and policies that help reduce the poverty of the masses। चलिए फटाफट फटाफट, डन, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के डायरेक्टिव पॉलिसीज है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ठीक है। सेक्युलरिज्म, अ सेक्युलर स्टेट इज वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। देखो सेक्युलर सेक्युलर हम बोलते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को सेक्युलर होने का मतलब नहीं समझ में आता है। इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। सेक्युलर स्टेट मतलब क्या है कि भाई साहब आपका गवर्नमेंट
किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा, ठीक है। अ सेक्युलर स्टेट इज वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। किसी एक रिलीजन को हम स्टेट रिलीजन नहीं मानेंगे, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो डिवीजन है इंडिया में वो लिंग्विस्टिक डिवीजन है। लिंग्विस्टिक डिवीजन मतलब भाषाओं के आधार पर स्टेट्स बने हैं, इसीलिए हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। अगर हम बोले हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है तो वो गलत है, ठीक है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। हाँ, ज़्यादा करके लोग हिंदी बोलते हैं, बट ये हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारा कोई राष्ट्र धर्म नहीं है, हमारा कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हाँ, जैसे हमारा कोई नेशनल फ्लैग है, हमारा नेशनल बर्ड है, हमारा नेशनल एनिमल है, बट देर इज़ नो नेशनल रिलीजन और देर इज़ नो नेशनल लैंग्वेज एज वेल, ठीक है, नहीं है हमारा, ठीक है। सो अ सेक्युलर स्टेट इज वन in which the state does not officially promote any one religion as the state religion। जहाँ पे स्टेट एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करता है, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट जो है तो एक बहुत सारे रिलीजन है हमारे, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे कल्चर्स हैं, गवर्नमेंट किसी एक को प्रमोट नहीं करेगा, ठीक है। इट विल नॉट बी प्रमोटेड, ओके। We will read more about this in the following chapter. We would like all citizens of the country to adhere to, including the representatives that we elect to rule us, ठीक है, ओके। एक काम करो भाई साहब, सिर्फ इतना लिख लो, a secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion। A secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion, ठीक है। एक रिलीजन को वैसा स्टेट रिलीजन प्रमोट नहीं किया जाता है। Done. We will read more about this in the following chapter, okay। You now understand the ways in which a country's history often determines the kind of constitution that a country adopts for itself। तो हमने अपनी आज़ादी लड़ के ली है, और लड़ने के टाइम पे हमारे साथ बहुत सारे अत्याचार हुए थे, हमारे ऊपर बहुत सारे चीज़ों को थोपा गया था जो गलत था, तो हमने लड़कर एक सामाजिक व्यवस्था का स्थापन किया है, ठीक है। आज़ादी सिर्फ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में नहीं है, आज़ादी हमारी जो कुप्रथाएं थी हमारे समाज में उनके अगेंस्ट भी हैं, ठीक है। जो इनजस्टिस सिस्टम था हमारे समाज में उसके अगेंस्ट भी है, ठीक है। सो दैट इज़ द रीज़न हमारा किसी भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो डिपेंड करता है कि कैसे लड़के पाया है उसको, ठीक है, कैसे लड़के उसको पाया है, ओके। द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट द आइडियल्स दैट वी वुड लाइक ऑल सिटीजंस ऑफ द कंट्री टू अडहेयर टू, इंक्लूडिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स दैट वी इलेक्ट टू रूल अस। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल है वो सामान्य नागरिक पर तो लागू होते ही हैं, प्लस जो मिनिस्टर्स जिनको हमने चुना है बाय वोटिंग उन पे भी लागू होते हैं। तो इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल। कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल्स हैं इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल, इंक्लूडिंग नॉर्मल सिटीजन्स, ठीक है, एज वेल एज पॉलिटिशियंस whom we have chosen to rule us, ठीक है। जस्ट लाइक इन द गेम ऑफ फुटबॉल a change of constitutive rules will affect the game, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन चेंज ओवर द years to reflect new concerns of the polity। इसको लिख लीजिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी जैसे मैंने आपको बोला चेंज की जरूरत है, हमारा समाज चेंज हो रहा है, हमारा सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो चेंज हो रहा है, इट इज चेंजिंग डे बाय डे, ठीक है। देयर इज अ कांस्टेंट चेंज, सो इन ऑर्डर टू अकोमोडेट न्यू चेंजेस वी नीड न्यू पॉलिसीज, एंड हेंस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत बार अमेंड हुआ है। अमेंड हुआ है मतलब उसमें चेंजेस हुई हैं, ठीक है। देयर हैव बीन लॉट ऑफ चेंजेस दैट हैव बीन इनिशिएटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बार चेंजेस को इनिशिएट किया गया है।
डन डन डन। सो काफी सारे चेंजेस किए गए हैं। ऑफन अ मेजर चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अ चेंज इन द फंडामेंटल नेचर ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो वी सॉ दिस इन द केस ऑफ नेपाल एंड हाउ इट नीड्स टू अडॉप्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर इट हैड रिसेंटली बिकम अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो नेपाल में क्या हुआ था, पहले मोनार्कियल रूल था, तो ये पूरा टूटा, उसके बाद एक डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में the different features of the Indian constitution outlined above involve complicated ideas that are not often easy to grasp. Don't worry too much about this for the moment. In the rest of the book as well as in your higher classes, you will read more about these different features of the Indian constitution and understand more substantively what they mean. तो बाद में अपन पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ठीक है। Okay, the photos show various members signing a copy of the constitution at its final session. जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ, ठीक है, ये सारे लोग, जवाहरलाल नेहरू बेसिकली, सरदार पटेल, देन वी हैव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, हु वाज द फर्स्ट बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये सब लोग जो है मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन पे अपना साइन कर रहे हैं, दे एग्री टू द रूल्स दैट हैव बीन अडॉप्टेड, ठीक है। सो ये एक ऐतिहासिक घटना थी। The photo shows Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru signing. The photo is that of Dr. Rajendra Prasad, the President of the Constituent Assembly. और ये आगे चल के हमारे इंडिया के भी प्रेसिडेंट बने, ठीक है। ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द फोटो शोज द फॉलोइंग पर्सन्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। दिस इज बेसिकली सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। श्री जयराम दास दौलत राम, मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। राजकुमारी अमृत कौर, शी इज द वन। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर जॉन मथाई, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, एंड बिहाइंड हिम श्री जगजीवन राम हु इज बेसिकली द लेबर मिनिस्टर। तो ये सारे आपके भाई साहब बड़े बड़े दिग्गजों ने इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पे अपने हस्ताक्षर करके इसको क्लोज किया, ठीक है, इसको क्लोज किया, और हमारा भारतीय समाज जो है तो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रेरित है। सो दिस इज हाउ द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन इज। दिस कंप्लीट्स द चैप्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एनी क्वेश्चंस यू हैव रिगार्डिंग द चैप्टर? एनी क्वेश्चन जो समझ में नहीं आया बिल्कुल? एनी क्वेश्चंस? नो, ठीक है, ओके।